हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के आज 12 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास सारे सेट्स आ चुके हैं, तो अब ये रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। टोटल 49 या 53 सेट्स के आसपास हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following feature distinguish the Elephanta caves from other rock cut sites of early India? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थल से अलग करती है? ऑप्शन है, यह मुख्यतः बड़े स्तूपों वाली बौद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं सह विषय वस्तु पर केंद्रित है तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्ति कला की गहराई दिखाई देती है। ऑप्शन थर्ड है, इनमें स्तंभ कक्षों में जैन और वैष्णव चित्र का चित्रण है। और फोर्थ है, ये गुफाएं मौर्य काल की पूर्णतः अखंड संरचनाएं हैं। तो आपको पता होगा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की जो मूर्तियां हैं वह शैव आधारित है, जिसमें शिव के त्रिमूर्ति और नटराज के रूप में केंद्रित है। ठीक है। और इन गुफाओं की जो विशेषता है एलिफेंटा की गुफाएं, उसमें क्या है, प्रकाश और छाया के जो 3D इफेक्ट होते हैं, 3D गहराई के प्रयोग से यह बनी हुई है। 3D इफेक्ट की जो डीपनेस होती है, गहराई है, वह बनी हुई है इन्हीं इफेक्ट से, जो कि अन्य गुफाओं से इन्हें अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये गुफाएं सह विषय वस्तु पर केंद्रित है तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्ति कला की गहराई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स द गोंचा फेस्टिवल ऑफ बस्तर। बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है, तुर्की बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिसमें गोलियों के रूप में गोंचा फल का उपयोग किया जाता है। सेकंड है, रथ यात्रा चालुक्य शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं को शुरू होती है और दुनिया भर पर द्वितीया पर समाप्त होती है। तो सबसे पहला गोंचा उत्सव, यह छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, तो यह छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है। इसमें तुपकी नामक बांस के बंदूक से गोंचा फल की गोली के रूप में चलाया जाता है। तो यानी स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड है, रथ यात्रा चालुक्य शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। यह नहीं है, चालुक्य शासकों के द्वारा शुरू नहीं की गई थी। थर्ड है, यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं को शुरू होकर द्वितीया पर समाप्त होती है, यानी थर्ड भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है, इन कार्नेटिक म्यूजिक ए लघु विथ बीट्स इज नोन एज डैश जाति। कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को डैश जाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कर्नाटक संगीत में जो लघु होता है वह ताल का एक भाग होता है। संगीत में ताल होते हैं, उसी तरह ताल का यह पार्ट होता है। जब किसी लघु में 5 मात्राएं होती है, किसी लघु में 5 मात्रा होती है, तो उसे खंड जाति कहा जाता है। यह ताल की विविधता और लय की जटिलता को दर्शाता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, खंडा। खंड जाति या खंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो इज करेक्ट? जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। जूडो की स्थापना 1882 में हुई थी, जापान के जिगोरो कानो ने की थी। यह एक मार्शल आर्ट है जो कि संतुलन तकनीक पर आधारित है। यह संतुलन तकनीक पर आधारित है और आत्मनियंत्रण पर आधारित है। आत्मनियंत्रण पर आधारित है। 1964 में, यहाँ 1965 दिया गया है, 1964 में इसे टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन विल द 59th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ और कब आयोजित की जाएगी? तो यह मेरठ में आयोजित होगी। 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप मेरठ में 12 जनवरी 2025। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी यह बीत चुका है, लेकिन याद रखिएगा 12 जनवरी 2025 को मेरठ में यह आयोजित किया गया था। भारत में एथलीट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए यह जो चैंपियनशिप हुआ है वह एथलीट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। What is the core structural focus of the 2024 इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसे BIT कहते हैं, विद इन इंडिया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है? तो भारत यूएई के बीच 2024 में निवेशकों के अधिकारों की स्थापना के सुरक्षा पर केंद्रित यह ट्रीटी किया गया। मानक और राष्ट्रीय उपचार के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करना है। तो सी इसका राइट आंसर है। यह नेशनल ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के सिद्धांत के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश को विश्वास और स्थिरता के साथ बढ़ावा देना है। विश्वास और स्थिरता के साथ बढ़ावा देना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, द संतोष ट्रॉफी 2022 फाइनल वाज यूनिकली हेल्ड इन वेयर कर्नाटका डिफीटेड मेघालय टू विन द टाइटल आफ्टर 54 ईयर्स? संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से डैश में आयोजित किया गया, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता था। तो यह संतोष ट्रॉफी 2022-23 में हुआ था, आपको शायद पता होगा। इसका जो फाइनल गेम वह सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। रियाद सऊदी अरब में हुआ था। कर्नाटक ने 54 साल के बाद यह खिताब जीता था। 54 साल के बाद यह खिताब जीता था और यह पहली बार हुआ जब यह टूर्नामेंट भारत के बाहर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो गया रियाद, क्योंकि इसका फाइनल रियाद में हुआ था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ इंडियन डाउट बाय कविता अय्यर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर के द्वारा लिखित लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्राफ्ट के सार के सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? यह प्रसिद्ध पुस्तक है, कविता अय्यर के द्वारा लिखी गई है, लैंडस्केप ऑफ लॉस
द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्राउट। इस पुस्तक में भारत के सूखे से प्रभावित लोगों के पर्यावरण पर प्रभावों का वर्णन है। पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए स्टडी ऑन ड्राउट ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन इंडिया। भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों पर एक अध्ययन है। तो ए इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिमनदीय भू आकृति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पहला है लटकती घाटियां प्रायः ऊंचे स्थानों पर मुख्य हिमनदीय घाटियों में खुलती हुई पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड है ऐसी लटकती घाटियों के स्पर प्राय त्रिकोणीय फलक में विभाजित होते हैं। तो बिल्कुल सही है। हैंगिंग वैली मुख्य रूप से हिमनदी घाटी ऊंचाई पर खुलती है और यह त्रिकोणीय फलक में विभाजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 and 2 इज करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम CES ऑन इसरो। इसरो का ऑन इसरो ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 HLM-3 रॉकेट। इसरो के मानव रेटेड LVM-3 HLVM-3 रॉकेट पर क्रू एस्केप सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? क्रू एस्केप सिस्टम इसका जो मेन कार्य है वह है आपात सुरक्षा तंत्र। क्रू एस्केप सिस्टम यह एक इमरजेंसी सिक्योरिटी सिस्टम है, आपात सुरक्षा तंत्र है जो कि लॉन्च के दौरान किसी खतरे में क्रू मॉडल को अलग कर देता है। अभी जो अहमदाबाद में हुए थे प्लेन क्रैश, उसके बाद से यह डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम है क्रू एस्केप सिस्टम। तो यह प्रक्षेपण आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉडल को सुरक्षित स्थान पर निकालना है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जस्टिस संजीव खन्ना इज आर ट्रू। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के चीफ जस्टिस थे, 51 में मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया था। उन्होंने 2023 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, यह गलत है। 2024 से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 and 2। ए इसका राइट आंसर है। Which of the following objective are part of the National Population Policy NPP 2000? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा है? पहला है 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। सेकंड है जनसांख्यिकीय लाभांश सुनिश्चित करना। थर्ड है शिशु मृत्यु दर को प्रति 2000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना। एंड फोर्थ है लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ावा देना। तो इसमें 2 गलत है, 1, 3 and 4 सही है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य है शिक्षा और सुधार। बिल्कुल सही है। इसमें अनिवार्य शिक्षा कहा गया है। इसका उद्देश्य है शिक्षा और सुधार। इसके लिए शिशु मृत्यु दर को 30 से कम रखा गया है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है 1, 3 and 4। तो सी इसका राइट आंसर है। विच पाथवे इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन जनरेट्स द मोस्ट ATP? कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या फर्मेंटेशन।
तो कोशिकीय श्वसन का अंतिम चरण है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर ATP में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसमें सबसे अधिक ATP ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा का स्टेज है, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें सबसे अधिक ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, यह 1956 में पारित हुआ, ठीक है। नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था यानी बी, उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई और उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022 में हुई। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, सी और ए। इसका राइट आंसर हो गया बी, सी और ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, Which of the following most accurately describe the legal character of the right to property under Article 300A of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो संपत्ति के अधिकार के जो अधिकार है वह हमारे संविधान के 300A के अंतर्गत यह एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक कानूनी अधिकार है। यह अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। 44वें संविधान संशोधन के बाद से, 44वें संविधान संशोधन के बाद से यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो संपत्ति के अधिकार हैं उसमें राज्य किसी को संपत्ति से तभी वंचित कर सकता है जब उस पर कानूनी अधिनियम कोई लागू हो। तो सी इसका राइट आंसर होगा। यह एक संवैधानिक कानून है जो केवल कानून के प्राधिकार के द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। बिना कानून के किसी को भी संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, For a rigid body, the angular velocity of any particle about a given axis of rotation is। किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण का कोणीय वेग क्या है? तो किसी भी दृढ़ पिंड के लिए दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः जो उसका कोणीय वेग है वह सभी बिंदु पर एक समान है, सभी बिंदु पर एक साथ घूमते हैं, एक साथ घूमते हैं, इसलिए जो इनका एंगुलर वेलोसिटी होता है वह समान होता है। इसका एंगुलर वेलोसिटी वह समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, द सेम फॉर ऑल पार्टिकल, सभी कणों के लिए समान। नेक्स्ट है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA प्लेसेस एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस। दिस इज पार्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए प्रासंगिक है? तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसे शॉर्ट में BSA कहा जाता है, इसमें तकनीकी साक्ष्य के प्रामाणिकता पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह डिजिटल दस्तावेज
यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, सीसीटीवी और सर्वर रिकॉर्ड को शामिल करता है। सर्वर रिकॉर्ड को शामिल करता है। इसका उद्देश्य क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसका राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क एज असर्शन एंड रीजन। तो पहला कथन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी ताकि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी यानी कहीं भी राशन कार्ड से सुविधा लेना आसान हो। तो पहला सही है। सेकंड है, यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है, यह आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर काम करता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए इज द राइट आंसर। चिराव द बम्बू डांस परफॉर्म यूजिंग क्रॉस्ड बम्बू स्टिक्स इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो चिराव नृत्य है जो कि बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला यह बांस नृत्य है। यह किस राज्य का लोक नृत्य है? हमने पहले भी यह क्वेश्चन पढ़ाया है, सिलेक्शन पोस्ट में भी यह क्वेश्चन आया है। चिराव नृत्य जो कि मिजोरम का नृत्य है। मिजोरम का यह पारंपरिक बांस नृत्य है। बांस नृत्य है। इसमें पुरुष बांस की छड़ियाँ पकड़ते हैं और महिलाएं उसके बीच एक रिदम में, एक लय में होकर नृत्य करती हैं। यह जो नृत्य है वह सामाजिक अवसर पर किया जाता है। सामाजिक अवसर पर किया जाता है। तो राइट आंसर है मिजोरम। व्हाट इज ए की फैक्टर असेस्ड इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025? ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किया जाने वाला प्रमुख कारक क्या है? पहला है आर्थिक स्थिरता, सेकंड है सांस्कृतिक प्रभाव, थर्ड है रक्षा बजट एंड फोर्थ है स्वास्थ्य सेवा पर खर्च। तो इसका राइट आंसर है रक्षा बजट। जो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें सैन्य क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। सैन्य क्षमता का मूल्यांकन किया गया है जिसके अंतर्गत रक्षा बजट, हथियार की संख्या और सैन्य बल भी शामिल है। तो भारत 2025 में भारत इसके रैंकिंग में शीर्ष में है, शीर्ष पर है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? Which of the following correctly describe cooperative sector industries? तो पहला है इसका ऑप्शन केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व और संचालन में। सेकंड है केवल निर्यात परियोजनाओं के लिए संचालित। थर्ड है लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में। बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। यह लाभ और हानि साझा करने वाले श्रमिक या आपूर्तियों के स्वामित्व में है। सहकारी उद्योग का जो स्वामित्व है वह श्रमिक और किसानों के पास है। इसका जो स्वामित्व है यानी इसकी ओनरशिप श्रमिक और किसानों के बीच है। श्रमिक और किसान के बीच है। सभी सदस्य लाभ और हानि को साझा करते हैं, यानी अगर लाभ हो तो भी एक दूसरे में शेयर करते हैं और लॉस होने के बाद भी यह एक दूसरे में शेयर करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सहकारी का सबसे बड़ा अमूल, इफ़को, यह सहकारी समिति का उदाहरण है। तो सी इसका राइट आंसर है। एजुकेशन इज नाउ प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट आफ्टर द 47th अमेंडमेंट? 42वें संविधान संशोधन के बाद से शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है? तो यह अब समवर्ती सूची के अंतर्गत है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को।
जिसके अंतर्गत शिक्षा को अब समवर्ती सूची में रखा गया। अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे शिक्षा का समन्वय और एकरूपता लाना इसका उद्देश्य है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS लॉन्च्ड इन 2024? 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा NFCS का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NFCS इसका मुख्य उद्देश्य है टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्षेत्र विशेष जलवायु संरचना की सेवाएं प्रदान करना। जो NFCS है इसका शुभारंभ 2024 में किया गया था। NFCS का जो स्टार्टिंग किया गया वह 2024 में। मैंने पहले ही बताया इसका उद्देश्य है कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में जलवायु आधारित तकनीक की जानकारी देना और जलवायु जोखिम से प्रबंधन में सुधार करना। प्रबंधन में पहले ही जोखिम के बारे में पता चल जाएगा तो उसके प्रबंधन में सुधार करना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा NFCS, सी इसका राइट आंसर है। आर्गन इज प्रोड्यूस्ड इन अर्थ क्रस्ट भाया। पृथ्वी की पपड़ी पर आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है K40 का लक्ष्य क्षय, ज्वालामुखी, प्रकाश संश्लेषण या ब्रह्मांडीय किरण। तो आर्गन पृथ्वी की पपड़ी पर यानी पृथ्वी की सतह पर K40 डीके ऑफ K40 के क्षय से उत्पन्न होता है। यह एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रक्रिया है। इसमें उत्पन्न गैस वायुमंडल में मिलकर स्थिर आर्गन गैस बनाती है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP? मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं मौलिक अधिकार यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यह न्यायालय में इसे जस्टिसिएबल कहा जाता है। तो यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे DPSP कहा गया है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया मौलिक अधिकार न्यायोचित है लेकिन DPSP नहीं। क्लियर है, सी इसका राइट आंसर है। जो DPSP है उसके बारे में कई बार पूछा गया इसका उद्देश्य क्या है? तो DPSP का उद्देश्य है सरकार के नीति को दिशा देना। क्लियर है, सी इसका राइट आंसर है। तो ये था सीजल 2025 के 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।